नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को डिकोड करने वाले हैं ना, जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। बात 1945 की है। नाजी शासन पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन लाखों बेगुनाहों की हत्या के जो मेन आर्किटेक्ट्स थे, वो बिना किसी सजा के बच निकले थे। वो पूरी दुनिया में अलग अलग जगह जाकर छिप गए, लेकिन एक एजेंसी थी जिसने उन्हें भूलने से साफ इनकार कर दिया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक सीक्रेट हिट लिस्ट तैयार की, और बस यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसी 50 साल लंबी तलाश की जिसने 4 महाद्वीपों को छान मारा। 9 लाख। जरा इस नंबर पे गौर कीजिएगा। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन इंसानों की गिनती है जिनकी जान ट्रेब्लिंका डेथ कैंप में फ्रांस टिंगल के सीधे ऑर्डर पे ली गई थी। अब इतने भयानक नरसंहार के बाद हम और आप यही सोचेंगे ना कि इन अपराधियों को तो तुरंत पकड़ लिया गया होगा, लेकिन असलियत बहुत ही हैरान करने वाली है। जरा इस लाइन को देखिए, कार फैक्ट्री में ड्यूटी। एडोल्फ आइकमैन और स्टेंगल जैसे लोग जिन्होंने इतने बड़े नरसंहार की रूपरेखा तैयार की थी, वो युद्ध के बाद आराम से दक्षिण अमेरिका भाग गए, और वहां जाकर उन्होंने कोई अंडरग्राउंड जिंदगी नहीं जी, बल्कि वो मर्सिडीज और वोक्सवैगन जैसी कंपनियों के कारखानों में आम कर्मचारियों की तरह काम कर रहे थे। एक बेहद साधारण और आरामदायक जिंदगी, जैसे पीछे कुछ हुआ ही ना हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द हैंड ऑफ मोसाद, ट्रायम्फ्स ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ से मोसाद का वो दौर शुरू होता है जिसने दुनिया भर में उन्हें न्याय का एक ऐसा अचूक हथियार बना दिया जिससे बचना नामुमकिन माना जाता था। एडोल्फ आइकमैन, जो होलोकॉस्ट का मुख्य लॉजिस्टिक अधिकारी था, 1950 से ही अर्जेंटीना में रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से छिपकर रह रहा था। 1957 में जर्मन प्रोसिक्यूटर फ्रिट्ज बावर से मोसाद को एक टिप मिलती है, और फिर 11 मई 1960 को मोसाद के एजेंट्स ने ब्यूनस आयर्स के गैरिबाल्डी स्ट्रीट पर आइकमैन को महज 20 सेकंड के अंदर दबोच लिया। सिर्फ 20 सेकंड। उसे चुपचाप इजराइल लाया गया, उस पर मुकदमा चला, और 15 दिसंबर 1961 को उसे मौत की सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि इजराइल के इतिहास में ये आज तक की इकलौती मौत की सजा है जिसे अंजाम दिया गया है। अब मोसाद की पहुंच का एक और कमाल का उदाहरण देखिए। 1973 का ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ। मोसाद के कमांडो रात के अंधेरे में नायलॉन के थैलों में रखी रबर की नावों से बैरूत पहुंचे। और ये बात तो सच में हैरान कर देती है कि इजराइल के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर एहूद बराक ने बाकायदा महिलाओं के कपड़े और विग पहनकर इस ग्राउंड असॉल्ट को लीड किया था। सुबह होने से पहले वो पीएलओ के 5 टारगेट्स को खत्म करके वापस लौट भी चुके थे। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को बता दिया कि मोसाद की बाहें कितनी लंबी हैं। इसी लिस्ट में एक और नाम था हर्टबर्ट्स कुकर्स का। वो एक मशहूर लातवियाई एविएशन पायनियर था जो बाद में रुम्बुला के जंगल में 25,000 लोगों की हत्या का जिम्मेदार बना। 1965 में मोसाद के एक एजेंट ने एक ऑस्ट्रियन व्यापारी का भेष बदलकर महीनों तक बड़ी ही शांति से उसका भरोसा जीता। उसे उरुग्वे बुलाया गया, और फिर उसकी लाश एक ट्रंक में मिली। उस पर एक नोट चिपका था, उन लोगों की तरफ से जो कभी नहीं भूलेंगे। मतलब जब सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी थीं, तब मोसाद सीधे अपने तरीके से न्याय कर रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, द अनटचेबल घोस्ट्स शील्डेड बाय टाइम। क्योंकि सच तो ये है कि 50 साल के इस लंबे हंट में सिर्फ जीत ही नहीं थी, कुछ ऐसी विफलताएं भी थीं जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े क्रिमिनल्स आखिर गायब कैसे हो गए? इसका जवाब है रैट लाइन्स। ये खास तरह के अंडरग्राउंड एस्केप नेटवर्क थे जिन्हें पूर्व नाजियों और सहानुभूति रखने वाले कुछ कैथोलिक पादरियों ने मिलकर बनाया था। इन्हीं खुफिया रास्तों का इस्तेमाल करके इन युद्ध अपराधियों को नई पहचान दी गई और उन्हें सुरक्षित दक्षिण अमेरिका और मिडिल ईस्ट पहुंचा दिया गया। अब जरा इतिहास के इस अजीब से कॉन्ट्रास्ट को देखिए, द ब्यूरोक्रेट वर्सेस द साइंटिस्ट। आइकमैन इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसके बेटे ने डिनर टेबल पर शेखी बढ़ा रही थी, लेकिन वहीं जोसेफ मेंगेले, जिसे एंजल ऑफ डेथ कहा जाता था, वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि मोसाद को पता था कि मेंगेले कहाँ है, लेकिन उन्होंने अपना पूरा फोकस आइकमैन पर डाल दिया। नतीजा, मेंगेले भाग निकला और 30 साल बाद बिना कोई सजा पाए आराम से समुद्र में डूबने से उसकी मौत हो गई। मोसाद सालों तक एक ऐसे इंसान को ढूंढता रहा जो पहले ही मर चुका था। क्लॉस बाबी, जिसे हम एक कसाई जिसके पास बिजनेस कार्ड था कह सकते हैं। ये सच बहुत ही अनकंफर्टेबल है। युद्ध खत्म होने के बाद पता है क्या हुआ?
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस आदमी को अपने ही काम पर रख लिया और जब बाद में माहौल बिगड़ने लगा तो उन्होंने ही बार्बी के लिए बोलिविया भागने का सेफ रास्ता तैयार किया। वहां जाकर बार्बी ने एक बहुत ही सुरक्षित और सम्मानित जिंदगी बिताई। और अलोइस ब्रूनर की कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। 1954 में वो सीरिया भाग गया और वहां की खुफिया एजेंसी का एडवाइजर बन गया। सीरिया की सरकार ने उसे पूरी ढाल दी, कोई प्रत्यर्पण नहीं, कोई एक्स्ट्रेडिशन नहीं। तो फिर मोसाद के पास क्या रास्ता बचा? उन्होंने डार्क के जरिए लेटर बॉम्ब भेजने शुरू किए। 1961 में मोसाद के एक लेटर बॉम्ब से ब्रूनर की बाईं आंख चली गई। 1980 में दूसरे बम से उसकी 4 उंगलियां उड़ गईं। लेकिन वो इंसान कभी किसी अदालत के कटघरे में नहीं पहुंचा। 2000 के दशक में दमिश्क में बिना कोई सजा पाए उसकी मौत हो गई। कभी कभी ना इतिहास एक बहुत ही अजीब मजाक करता है। वॉल्टर राउफ, जिसने मोबाइल गैस चेम्बर्स का आविष्कार किया था, वो चिली में छिपकर बैठा था। 1979 में मोसाद की हिट टीम उसे खत्म करने ही वाली थी कि तभी अचानक पड़ोसी के एक कुत्ते ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। पूरा मिशन कॉम्प्रोमाइज हो गया और टीम को वापस लौटना पड़ा। सोचिए जरा, दुनिया का इतना खूंखार अपराधी सिर्फ एक कुत्ते के भौंकने की वजह से बच निकला। यहीं से हमारा भाग 3 शुरू होता है, जस्टिस फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज। यहाँ हमें एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक पैराडॉक्स देखने को मिलता है। कई बार जो काम मोसाद जैसी दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी नहीं कर पाई, वो काम आम नागरिकों और एमेच्योर्स ने कर दिखाया। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, द एमेच्योर्स हु आउटस्मार्टेड स्पाइस। क्लॉस बार्बी, जो लियोन का कसाई था, उसे एक जर्नलिस्ट बीटे क्लार्सफेल्ड ने एक्सपोज किया। फ्रांस टेंगल को सिमोन विसेंथल ने ढूंढा, जो एक आम नागरिक थे और बस एक फाइलिंग कैबिनेट के सहारे काम कर रहे थे। एरिक प्रिब्के को पत्रकारों की एक टीम ने खोज निकाला। ये साबित करता है कि कई बार एक फाइलिंग कैबिनेट, एक साधारण सा टाइपराइटर या फिर एक माइक्रोफोन बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों से ज्यादा पावरफुल साबित होता है। एरिक प्रिब्के का केस ही ले लीजिए, उसका अहंकार ही उसे ले डूबा। 50 साल तक आज़ादी से जीने के बाद उसे लगा कि अब दुनिया उसे पूरी तरह से भूल चुकी है, तो उसने बड़े आराम से ABC न्यूज़ के कैमरे के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा, मैं तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसके खुद के शब्द ही न्याय का सबसे बड़ा हथियार बन जाएंगे और आखिरकार उसे सजा दिलवाएंगे। लेकिन इस पूरी कहानी का एक बहुत ही डार्क साइड भी है। भाग 4, द प्राइस ऑफ वेंजेंस, लिलेहैमर। जब कोई देश ये तय कर लेता है ना कि कुछ लोगों के लिए अदालत या मुकदमे की जरूरत नहीं है, तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है, वो इस हिस्से में साफ दिखाई देता है। 1972 के म्यूनिक नरसंहार के बाद मोसाद पर बहुत दबाव था। उन्होंने जल्दबाजी में ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड शुरू किया। उनका सीधा टारगेट था दोषियों को बिना किसी ट्रायल के मार गिराना। लेकिन इसी जल्दबाजी में एक बहुत बड़ी और विनाशकारी चूक हो गई। गलत जगह, गलत चेहरा, गलत समय। नॉर्वे के लिलेहैमर शहर में आखिर हुआ क्या था? मोसाद का टारगेट था ब्लैक सितंबर का एक आतंकी, अली हसन सलामे। लेकिन उन्होंने गलती से किसे मार दिया? अहमद बाउचीकी को। वो बस एक मोरक्कन वेटर था जिसका आतंकवाद या उस नरसंहार से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। मोसाद के एजेंट्स ने एक बेगुनाह आदमी को उसकी गर्भवती पत्नी के सामने सरेआम गोलियों से भून दिया। मोसाद का भी चूकता नहीं है, ये जो मिथक था ना, ये उसकी सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक हार थी। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। इंसानों का बनाया हुआ न्याय समय की रफ्तार के आगे कितना कमजोर साबित होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस 50 साल लंबी तलाश का आखिरी नतीजा यानी द फाइनल स्कोर क्या रहा? सिर्फ एक आदमी को सही ट्रायल के बाद फांसी दी गई, कुछ लोगों को फील्ड ऑपरेशंस में मार दिया गया, कुछ की जेल में मौत हो गई। लेकिन सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि इन अपराधियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आराम से अपने घरों में, अस्पतालों के बिस्तरों पर एक आज़ाद जिंदगी जीकर मरा। 1991 में मोसाद को अपना ये ऑपरेशन इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि उनके सारे टारगेट्स इतने बूढ़े हो चुके थे कि वो अपनी मौत खुद ही मरने लगे थे। शायद इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सच यही है, समय वो सबसे बड़ी सुरक्षा है जो किसी भी युद्ध अपराधी को कभी मिली है, किसी भी खतरनाक खुफिया एजेंसी, किसी भी सरकार की ताकत से ज्यादा। इन लोगों को दुनिया के अलग अलग कोनों और समय की धीमी चाल ने बचा लिया। समय हमेशा उनके फेवर में रहा।
तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। एक ऐसी दुनिया में न्याय का असल में मतलब ही क्या रह जाता है, जहां सबसे क्रूर इंसान अक्सर न्याय से ही ज्यादा लंबा जीवन जी जाते हैं। इतिहास का न्याय कभी भी परफेक्ट नहीं होता, वो बहुत नाजुक है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।